हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं डायूरेटिक्स और इन्हीं लेक्चर्स की सीरीज में हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, लूप डायूरेटिक्स और थायजाइड डायूरेटिक्स को डिस्कस कर लिया है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्थ क्लास आपकी डायूरेटिक की, जो क्या है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। ठीक है, तो डायूरेटिक्स क्या करते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो, जो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स होते हैं मेनली इनका लोकेशन क्या है, कहाँ पे ये वर्क करते हैं, तो ये काम करते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। जैसा कि हमें पता है कि हमें क्या करना है, डायूरेटिक्स क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं किसी भी तरीके से हम यूरिन का वॉल्यूम बढ़ा दें और जिससे ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए। क्योंकि हमें पता है कि यूरिन ब्लड से ही बन रहा है, ब्लड का जब फिल्ट्रेशन होता है तो यूरिन बनती है। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये नेफ्रॉन जो होते हैं बहुत क्लेवर होते हैं। यहां से अगर 1 मिनट में 120 ml आपका फिल्टर हो रहा है ब्लड, तो वो क्या करता है, लास्ट में जो एक्सक्रीट होता है वो केवल 1 ml होता है, बाकी का बचा हुआ जितना है अमाउंट वापस से ब्लड में भेज दिया जाता है वाया दीज नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन नेफ्रॉन्स की इस जो एबिलिटी को हमने रोकना है, ताकि नेफ्रॉन जो ऊपर से फिल्टर होके आया है 120 ml पर मिनट, वो आपका मैक्सिमम अमाउंट एक्सक्रीट हो जाए। क्योंकि हम चाहते हैं कि अब ब्लड का वॉल्यूम ना बढ़े, क्योंकि होगा क्या, 1 ml एक्सक्रीट होगा, बाकी का सारा 119 ml वापस कहाँ चला गया, आपके ब्लड में चला गया। तो उससे क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम तो एज इट इज रह गया। और जिस इंसान को, अगर किसी को हाइपरटेंशन है, किसी का बीपी ज्यादा है, तो हम क्या चाहते हैं कि फटाफट से हम ऐसी ड्रग दें जिससे उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो। तो अगर हम किसी भी तरीके से ब्लड का वॉल्यूम कम कर देंगे तो ब्लड वेसल्स की वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है वो कम हो जाएगा, यानी कि बीपी कम हो जाएगा। समझ में आया, जो पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स कैसे काम करते हैं। हमने देखा कि हर किसी का जो आपका लोकेशन है, टारगेट है, वो अलग अलग है। ठीक है, तो जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट है नेफ्रॉन का, जो आपका लास्ट पार्ट हम बात कर रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट, ये जो ड्रग्स होती हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, ये कलेक्टिंग डक्ट में प्रेजेंट सेल्स पे काम करती है। और कलेक्टिंग डक्ट से आपको पता है बहुत माइन्यूट सा रीअब्जॉर्प्शन होता है, 2 to 3%। यानी कि ये हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम किसी इंसान को पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स देंगे तो उससे जो डायूरेसिस होगी वो बहुत ही ज्यादा क्या होगी, आपकी वीक डायूरेसिस होने वाली है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट तो भाई पहले ही रीअब्सॉर्ब हो चुका होगा। केवल 2 से 3% रीअब्सॉर्ब होने से अगर आप रोक पा रहे हो तो उससे इतना अच्छा इफेक्ट तो देखने को नहीं मिलेगा। तो यानी कि अगर आपको बहुत वीक डायूरेसिस की जरूरत है, कि आपको चाहिए कि ब्लड का वॉल्यूम बहुत कम आपको कम करना है, तो उस केस में पोटेशियम स्पेरिंग को आप ले सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसके और भी आपके इंपॉर्टेंस है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कलेक्टिंग डक्ट में केवल 2 से 3% सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे आपकी पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स काम करते हैं। तो डायूरेटिक्स को समझने से पहले कि वो कैसे, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स कैसे काम करते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि नॉर्मल कलेक्टिंग डक्ट की फिजियोलॉजी क्या है, यहाँ पे किस तरीके से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और किस तरीके से आपका और चीजें यहाँ पे हो रही हैं। तो देखें, चलिए। तो देखो, कलेक्टिंग डक्ट में मेनली मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि जो कलेक्टिंग डक्ट है इसमें हमारी 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दोनों को मैं अलग अलग दिखा रही हूँ। ठीक है, बहुत सारी सेल्स होंगी, लेकिन इसमें मेजर कौन सी सेल्स हैं आपकी, 2 सेल हैं। एक होती है प्रिंसिपल सेल, एक होती है इंटरकलेटेड सेल। तो 2 टाइप की सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। तो दोनों सेल्स में क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। तो मैं इन्हीं को जूम करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना। तो इसी को, ये सेल जो है इसे मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ये वो सेल है। ठीक है, मैं इसे यहां से हटा देती हूँ। पूरी प्रोसेस को हमें समझना है कि इस सेल में क्या हो रहा है। तो ये रही हमारी क्या, प्रिंसिपल सेल, और ये हमारी क्या है, इंटरकलेटेड सेल। तो ये भी देख लेते हैं कि भाई इंटरकलेटेड सेल में क्या हो रहा है। ये इंटरकलेटेड सेल है। ठीक है, दोनों को समझ लेते हैं। और ये सेल कहाँ पे है, कहाँ पे है, ऑब्वियसली ल्यूमेन के बाहर साइड में है, यानी कि ये आपकी नेफ्रॉन की लेयर में है, आप कह सकते हो। ठीक है, तो दोनों सेल्स में क्या हो रहा है ये हम समझ लेते हैं। तो होता क्या है, देखो पहले किसे देखें, चलिए इंटरकलेटेड को पहले देखते हैं। ठीक है, ये कौन सी सेल है, इंटरकलेटेड सेल। ठीक है, और ये कौन सी है, प्रिंसिपल सेल।
ठीक। इंटरकलेटेड में क्या हो रहा है पहले इसे देखो। इंटरकलेटेड सेल के अंदर क्या होता है आपका, लगातार आपका जो बाइकार्ब होते हैं ना, बाइकार्ब वो आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में आपके अभी देखो क्या क्या कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो इसके अंदर क्या प्रोसेस हो रही है इसे समझ लो। इस इंटरकलेटेड सेल के अंदर जो आपके H2O और CO2 है, ठीक है, क्योंकि सेल है तो सेल के अंदर वाटर भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, सबको पता है। तो इस सेल के अंदर क्या हो रहा होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, H2CO3 बन गया। ठीक। नेक्स्ट क्या होता है, ये H2CO3 टूटता है, किसमें टूटता है, HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। और ये H पॉजिटिव जो है ना, ये तो बाइकार्ब आपको पता है, ये तो कहाँ चला जाएगा आपका, इस सेल के थ्रू, इस सेल से बाहर क्या है हमारा ब्लड सर्कुलेशन है। ठीक है, ये जो हमारी प्रिंसिपल सेल है, इंटरकलेटेड सेल है, ये जो आपके नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन से बाहर क्या है हमारा सर्कुलेशन ही तो है। इस तरीके से देखो, ये हमारा सर्कुलेशन है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो ये बाइकार्ब है ये तो कहाँ चले जाएंगे, हमारे सर्कुलेशन में, ब्लड में चले जाएंगे। और आप जानते हो बाइकार्ब का काम क्या होता है, ये बफर की तरह वर्क करते हैं, जो भी ब्लड में एसिडिटी को रेगुलेट करेंगे। ब्लड में अगर एसिडिटी ज्यादा है तो H पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन होकर H2CO3 बना देंगे, जिससे एसिडिटी कम हो जाएगी, है ना। तो ये इनका काम है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। और जो ये H पॉजिटिव है ना, ये H पॉजिटिव क्या होते हैं, इस तरीके से एक्टिवली ल्यूमेन में सिक्रीट हो जाते हैं। ल्यूमेन में मतलब ये वाले एरिया में, ये ल्यूमेन ही तो होता है ना। तो इन सेल्स के थ्रू, अब ये वाली सेल को यहां समझो, ये सेल लगातार क्या कर रही है, अपने अंदर से H पॉजिटिव आयन को क्या कर रही है, ल्यूमेन में डाल रही है। कैसे डाल रही है समझ में आ गया। ठीक है, सेल के अंदर क्या हो रहा है, H पॉजिटिव आयन कैसे बन रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, आपके एक्टिवली कहाँ सिक्रीट हो रहे हैं, आपके ल्यूमेन में आ रहे हैं। ठीक, तो इंटरकलेटेड सेल से कौन आ रहा है ल्यूमेन में, H पॉजिटिव, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया देखो, H पॉजिटिव। और इस सेल के अंदर जो आपका बाइकार्ब बन रहा है वो कहाँ चला जा रहा है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, और बफर के तरह वर्क कर रहा है। ठीक, अब बात करते हैं प्रिंसिपल सेल के अंदर क्या होता है। देखो प्रिंसिपल सेल में जो हमारी बेसो, मैं हमेशा बताया आपको कि जो भी सेल्स होती हैं उनकी दो साइड होती हैं, एक होती है ल्यूमिनल साइड, एक होती है बेसोलेटरल साइड। ल्यूमिनल साइड मतलब वो साइड जो कि ल्यूमिन की तरफ है, ये वाली साइड को आप क्या बोलोगे, ल्यूमिनल साइड। ये वाली साइड क्या होगी, बेसोलेटरल साइड होगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जैसे हमने नेफ्रॉन में देखा था, हर जगह, चाहे वो पीसीडी की सेल हो, चाहे आपकी डीसीटी की सेल हो, चाहे लूप ऑफ हेनले की सेल हो, हर सेल में बेसोलेटरल साइड में क्या होते हैं, हमारे पंप प्रेजेंट होते हैं। कौन से पंप प्रेजेंट होते हैं, उन पंप का क्या नाम है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, है ना। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे पंप यहाँ पे अवेलेबल होंगे। मैं केवल एक पंप मैंने ड्रॉ किया है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज। इस पंप की वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली देखो सेल के अंदर सोडियम भी होगा, पोटेशियम भी होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है, हर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पंप है क्या कर रहा है, लगातार सोडियम को ब्लड में भेज रहा है और ब्लड से पोटेशियम को सेल के अंदर लेके आ रहा है। ये वो सेल है, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो होगा क्या, ये पंप की वजह से सेल के अंदर क्या होगा, सोडियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पोटेशियम का लेवल ज्यादा हो जाएगा। यही होगा, सोडियम का लेवल कम और पोटेशियम का लेवल ज्यादा। तो ये जो आपका सोडियम का लेवल कम हो गया है, अब ये कैसे मेंटेन होगा, यानी कि आपको सोडियम की जरूरत है। तो ये जो हमारी प्रिंसिपल सेल होती हैं, इनकी ल्यूमिनल साइड में आपके पंप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी, कौन से चैनल्स होते हैं, ये सोडियम चैनल्स होते हैं। ठीक है, ये सोडियम चैनल्स क्या करते हैं, आपके ल्यूमिन से सोडियम की एंट्री कराते हैं। तो इस तरीके से ये चैनल यहाँ पे होंगे, देखो ल्यूमिनल साइड में। ठीक है, जो हमारे ल्यूमिन में यहाँ से पूरा नेफ्रॉन के थ्रू जो फिल्ट्रेट आया है, उसमें जो सोडियम होंगे वो इन सोडियम चैनल्स के थ्रू कहाँ आ जाएंगे, प्रिंसिपल सेल्स के अंदर आ जाएंगे। और फिर ये सोडियम आसानी से, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, इन सोडियम्स को कहाँ भेज देगा, आपके ब्लड में। तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, समझ में आया। सोडियम किस तरीके से आपके फिल्ट्रेट से आपकी पहले सेल के अंदर गया और फिर सेल से कहाँ चला गया, ब्लड सर्कुलेशन में चला गया। ठीक हो गया, ठीक है। अब पोटेशियम का क्या हुआ,
इसी तरह से क्योंकि पोटेशियम का लेवल सेल के अंदर ज्यादा है, तो यहाँ पे जो आपकी ये प्रिंसिपल सेल है, प्रिंसिपल सेल की ल्यूमिनल साइड में एक और चैनल प्रेजेंट रहेंगे। कौन से चैनल है? पोटेशियम के चैनल। तो इन चैनल्स के थ्रू क्या होगा? पोटेशियम कहाँ आ जाएगा? ल्यूमिन में आ जाता है। ठीक, तो समझ में आया कैसे मूवमेंट हो रहा है। ठीक, सोडियम आपका क्या कर रहा है? चैनल्स के थ्रू ही जा रहा है, पोटेशियम चैनल्स के थ्रू बाहर आ रहा है। तो ये पूरी प्रोसेस हो रही है प्रिंसिपल सेल में और इंटरकलेटेड सेल में। अब एक और चीज समझो, यहाँ पे जो हमारी प्रिंसिपल सेल होती है ना, इसके अंदर जो भी आपका फंक्शन हो रहा है, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है बेसिकली, वो क्या होता है? आपका एल्डोस्ट्रॉन डिपेंडेंट होता है। कैसे होता है ये मैं समझाती हूँ। एल्डोस्ट्रॉन आपको सबको पता है, हमारी ही किडनी की आपकी कॉर्टेक्स में जो जोना ग्लोमेरुलोसा है, जो हमारी लेयर है, वहां से रिलीज होता है एल्डोस्ट्रॉन। ठीक है, और एल्डोस्ट्रॉन क्या करता है? आपको पता है बॉडी में क्या करता है? सोडियम वाटर रिटेंशन करता है। ठीक है, तो वो कैसे करता है? वो यहीं पे काम करता है। देखें कैसे काम करता है। तो देखो, ये जो प्रिंसिपल सेल होती हैं, इतना तो समझ में आ गया है ना। सोडियम, ये अभी आपको फिर उससे मैं लिंक करके बताऊंगी, आसानी से समझ में आएगा। जो ये हमारी प्रिंसिपल सेल होती हैं, प्रिंसिपल सेल के अंदर क्या रहते हैं? हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो रिसेप्टर्स हैं, इनका नाम क्या है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। तो मैं यहाँ पे इसे लिख रही हूँ, यहाँ मैं लिख देती हूँ। चलो, ये कौन से हैं आपके? मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स। ठीक है, ये वो रिसेप्टर हैं। तो मैं इसे लिख रही हूं MR, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स। तो होता क्या है? जब भी हमारी किडनी से एल्डोस्ट्रॉन रिलीज होता है, तो वो क्या करता है? नेफ्रॉन में जो ये प्रिंसिपल सेल है, प्रिंसिपल सेल के अंदर जाता है और इसके अंदर अपने जो रिसेप्टर हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, उनसे बाइंड हो जाता है। ये जो रेड कलर से मैंने शो किया है, ये क्या है आपका? एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन, ये हार्मोन जो हमारी किडनी की जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होता है। ठीक, तो ये अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ। रिसेप्टर से बाइंड होते ही क्या होता है? ये जो आपका एल्डोस्टेरोन और रिसेप्टर का जो कॉम्प्लेक्स है सेल के अंदर, ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा बेटा? इसको हटा रही हूं मैं यहां से। कोई भी सेल है तो सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा। ये तो सबको पता है। तो होता क्या है? ये रिसेप्टर बाइंड होने के बाद, जब ये रिसेप्टर से एल्डोस्टेरोन बाइंड होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स कहाँ चला जाता है? हमारे न्यूक्लियस के अंदर, है ना। और न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद ये क्या करता है? हमारे डीएनए में जो हमारे वो जीन जो क्या करते हैं? एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उन जीन्स को ये क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है। तो आपकी जो प्रोटीन बनेगी, अब जो ये डीएनए जो एमआरएनए बनाएगा, और उस एमआरएनए से जो आपकी राइबोसोम में प्रोटीन बनेगी फाइनली, वो प्रोटीन कैसी बनेगी? वो ऐसी प्रोटीन होगी जो एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को परफॉर्म करती हो। अगर आपको डिटेल में देखना है, एल्डोस्टेरोन का मैकेनिज्म पूरा समझना है, तो इसके लिए अलग से मैंने लेक्चर आपका अपलोड किया हुआ है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आपका लेक्चर आपको मिलेगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में जो थर्ड पार्ट है, उसमें आपको एल्डोस्टेरोन के पूरे मैकेनिज्म को आप डिटेल में देख सकते हो। बट हाल फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जब भी एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, वो प्रिंसिपल सेल के अंदर अपने मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से बाइंड होता है। जैसे ही एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर से बाइंड होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स हमारे न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट हो जाता है, और न्यूक्लियस में जो हमारा डीएनए है, उसके उस सीक्वेंस में जाके, यानी कि उस जीन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आपकी वो प्रोटीन्स बनती हैं जो एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को परफॉर्म करती हो। अब क्या फंक्शन है एल्डोस्टेरोन का, समझो। ये जो प्रोटीन्स होंगी, कैसी प्रोटीन होंगी? ये वो प्रोटीन होंगी जो कि इस प्रिंसिपल सेल की ल्यूमिनल साइड में सोडियम चैनल्स को इंसर्ट करेगी। अभी यहाँ पे सपोज एक चैनल है, तो ये जब होगा, बाइंडिंग होगी और जो प्रोटीन बनेगी, इससे मल्टीपल ऐसे चैनल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे ल्यूमिनल साइड में। समझ में आ रहा है? ये जो प्रोटीन होगी, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस जो आपका ट्रांसपोर्टर है, इसको आपकी मेम्ब्रेन में इंसर्ट कर देगी। तो यहाँ पे अगर मान लो एक ये ट्रांसपोर्टर है, तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे। समझ रहे हो ना इस चीज को कि आपका एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है? ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन जनरली क्या कर रहा है? प्रिंसिपल सेल का जो कैरेक्टरिस्टिक है, प्रिंसिपल सेल में जो सोडियम चैनल है, प्रिंसिपल सेल में जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस है, वो किसकी वजह से है? एल्डोस्टेरोन की वजह से है। इसीलिए जो आपका
प्रिंसिपल सेल में जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, एल्डोस्ट्रॉन रेगुलेटेड होता है, क्योंकि ये चैनल्स किसकी वजह से हैं, एल्डोस्ट्रॉन की वजह से है। एल्डोस्ट्रॉन जब अपनी रिसेप्टर से बाइंड होके जब जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, ऐसी प्रोटीन्स बनाता है जो आपके इन चैनल्स को या ट्रांसपोर्टर्स को आपकी सेल मेम्ब्रेन में आपकी इंसर्ट करती हैं, तो तभी जाके इफेक्ट आता है, तभी जाके रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो आई होप एल्डोस्ट्रॉन का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे ये सोडियम चैनल, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप आपके बनते हैं, वो एल्डोस्ट्रॉन से ही बनते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल सेल की मेम्ब्रेन में। तो अब आप ये सोचिए कि अगर एल्डोस्ट्रॉन ना हो तो क्या ये सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, जो भी यहां से फिल्टर होके आ रहा है ल्यूमेन से, जो हमने कहा ना कि सोडियम चैनल्स के थ्रू अंदर एंट्री हो रही है, जब एल्डोस्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या ये सोडियम चैनल्स वर्क करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो अब समझ में आ गया ना। और अगर आप ये सोचो ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज नहीं होंगे तो क्या अंदर ग्रेडियंट जनरेट होगा, जिसकी वजह से मैंने बोला था कि ये पंप लगातार काम कर रहे हैं, सेल के अंदर सोडियम का लेवल कम है, इसी वजह से ग्रेडियंट क्रिएट होता है, तभी जाके ल्यूमेन से सोडियम अंदर एंट्री लेता है ना, ज्यादा से कम की ओर। अगर यहाँ सोडियम रिच एरिया होता तो जरूरत क्या थी ये सेल को बाहर से सोडियम लेने की, तब क्या होता, आराम से यूरिन यहाँ से फिल्टर हो गया आ रही होती, जितना भी अमाउंट था वो यहाँ से एक्सक्रीट हो जाता, कलेक्टिंग डक्ट रीअब्जॉर्प्शन करती ही नहीं। ठीक है, तो इतना समझिए। अब बात करते हैं, ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजी हो गई कि भाई रीअब्जॉर्प्शन जो आपका मेनली जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट में जो दोनों सेल हैं आपकी, चाहे वो प्रिंसिपल सेल है चाहे वो इंटरकलेटेड सेल है, तो वहां पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज समझो कि ये जो मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई ये पोटेशियम चैनल है, पोटेशियम चैनल क्या कर रहे हैं, लगातार इन पोटेशियम चैनल से आपका, क्योंकि अंदर एरिया क्या है, अंदर आपका पोटेशियम का लेवल जाता है ड्यू टू दिस पंप, है ना, इस पंप की वजह से सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा है। ठीक है, ये पंप आपके क्यों, आपके ये चैनल्स क्यों काम कर रहे हैं, पोटेशियम के चैनल्स, इसको समझ लो। जब यहां से फिल्ट्रेट आता है, ठीक है, जब यहां से फिल्ट्रेट आता है तो क्या होता है, उसमें सोडियम भी है और क्लोराइड भी है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है। प्रिंसिपल सेल क्या कर रही है, ये जो प्रिंसिपल सेल है इन्होंने क्या किया आपका, इन्होंने सोडियम को तो अंदर ले लिया लेकिन क्लोराइड को अंदर नहीं लिया। इन सेल्स ने क्या किया, सोडियम को अंदर लिया लेकिन क्लोराइड को अंदर नहीं लिया। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे इस एरिया में ये प्रिंसिपल सेल है तो इसके सामने जो ये आपका ल्यूमन वाला एरिया है, यहाँ पे कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि क्लोराइड अंदर नहीं गया है। अभी मैं बताऊंगी क्लोराइड अंदर कहाँ से जाता है, बट अभी समझो कि जो ये प्रिंसिपल सेल है इन्होंने केवल सोडियम की एंट्री कराई है, क्लोराइड की एंट्री नहीं करवाई है। यही कारण है कि ये जो ल्यूमिनल साइड है वो क्या है, अभी नेगेटिव है, जो प्रिंसिपल सेल के सामने वाला एरिया है। अब क्या होगा, इस नेगेटिविटी को न्यूट्रल करने के लिए ये जो नेगेटिव चार्ज हैं वो सेल के अंदर के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। इसी वजह से जो ये प्रिंसिपल सेल है ये अपने अंदर से पोटेशियम को क्या कर देगी, बाहर सिक्रीट करेगी। समझ में आ रहा है पोटेशियम बाहर क्यों आ रहे हैं, इस चार्ज की वजह से। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पोटेशियम को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और सेम यहाँ पे भी हो रहा है। जो ये H पॉजिटिव आयन है इंटरकलेटेड सेल के अंदर, ये क्यों आ रहे हैं आपके, ये क्यों आपके ल्यूमेन में आ रहे हैं, वो भी इसी चार्ज की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों सेल से, चाहे वो प्रिंसिपल सेल है चाहे इंटरकलेटेड सेल है, दोनों से जो पॉजिटिव चार्ज है K पॉजिटिव और H पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली, वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि क्लोराइड आयन ने यहाँ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, हालांकि आगे चल के ये जो क्लोराइड आयन होते हैं ये क्या होते हैं, इनमें से बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन आपका कुछ बहुत जो क्लोराइड आयन है वो क्या होंगे, इस तरीके से पैरासेलुलरली इनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। पैरासेलुलरली मतलब दो सेल्स के बीच से चले जाते हैं, डायरेक्ट ब्लड में चले जाते हैं। तो समझ में आना चाहिए कि भाई क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, मेनली सेल्स के बाहर देखो आप, इन सेल्स के बाहर क्या होगा, जो प्रिंसिपल सेल और इंटरकलेटेड सेल है इनके बाहर जो पोटेंशियल रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन वहां पे नहीं हो रहा है। ये जो रीअब्जॉर्प्शन होगा आगे चल के हो रहा है। तो यही जो क्लोराइड आयंस हैं बेसिकली, ये जो नेगेटिव चार्ज इनने क्रिएट किया है, इन्हीं की वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज आपके कहाँ आएंगे, ल्यूमेन में, और पोटेशियम और हाइड्रोजन आपके ल्यूमेन में आएंगे। ठीक हो गया, इतना पूरा फिजियोलॉजी समझ में आ गई। अब देखें स्पेयरिंग डाययूरेटिक क्या करने वाले हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग। चलिए तो देखो, पोटेशियम स्पेयरिंग जो डाययूरेटिक्स होते हैं इनको हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं। 1 मिनट।
देखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं। पहली क्लास होती है आपकी सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो ड्रग होंगी ये डायरेक्टली इस चैनल को ब्लॉक करेंगी, सोडियम चैनल को, ठीक है। इस क्लास में जो ड्रग आएगी सोडियम चैनल ब्लॉकर्स की कैटेगरी में, ये इस सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगी। तो आप खुद सोचिए क्या होगा। सोडियम चैनल ब्लॉक हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, ल्यूमिन से जो सोडियम है वो अंदर नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ से जो फिल्टर हो गया, फिल्ट्रेट आ रहा है, उसमें जो सोडियम है, जो यहाँ पे 2 से 3% जो रीअब्सॉर्ब हुआ करता था, वो यहाँ से रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ करेगा, ठीक है। सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन नहीं हुआ। तो रिजल्टेंट इफेक्ट मैं यहाँ लिखते जा रही हूँ 1 by 1, ठीक है। सबसे पहला क्या हुआ, नेट्री यूरेसिस, यानी कि यूरिन में सोडियम ज्यादा एक्सक्रीट होगा, क्योंकि भाई अगर इन सेल्स ने जो कलेक्टिंग डक्ट की जो मेन प्रिंसिपल सेल है जहां से सोडियम रीअब्सॉर्ब होता था वो एब्सॉर्ब ही नहीं हो रहा, वो चैनल्स ही नहीं है, तो इसका मतलब नेट्रीयूरेसिस होगी, यानी कि जो भी सोडियम बचा हुआ था वो यूरिन में आ जाएगा सबसे पहली बार। अब आपको पता है कि सोडियम को कौन फॉलो करता है, वाटर। जब ये सोडियम जाता है अंदर, मैंने यहाँ दिखाया नहीं लेकिन ये आपको खुद पता होना चाहिए कि जहां पे भी सोडियम की एंट्री हो रही है, यहाँ ल्यूमेन से अगर सोडियम अंदर जा रहा है तो इसका मतलब वाटर भी उसके साथ साथ जा रहा होगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, वाटर भी अंदर नहीं एंट्री ले पाएगा। सिंपल सी बात है, जब सोडियम ही नहीं जा रहा है, ल्यूमेन से सोडियम अंदर नहीं जा रहा है, तो सोडियम अपने साथ वाटर को लेके सीधे क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका यूरिन का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट में यहीं पे लिख देती हूँ डायूरेसिस, ठीक है। जो यूरिन का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि सोडियम नहीं हो रहा रीअब्सॉर्ब, तो वाटर भी उसके साथ निकल लेगा यूरिन के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आपको पता है कि जो सोडियम के रीअब्सॉर्प्शन की वजह से जब सोडियम की अंदर एंट्री होती है तभी तो ये क्लोराइड अकेला रह जाता है बाहर, है ना। जो ये नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट हो रहा था वो किस वजह से हो रहा था, क्योंकि सोडियम तो अपना अंदर चला जा रहा था प्रिंसिपल सेल्स में और क्लोराइड रह जा रहा था यहीं पे, है ना। और इसी नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से के पॉजिटिव यानी कि पोटेशियम आपका ल्यूमेन में आ रहा था और एक्सक्रीट हो रहा था यूरिन में, हाइड्रोजन आ रहा था इंटरकलेटेड सेल से, ये हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ नहीं रहा, क्योंकि सोडियम भी यही है, तो सोडियम है तो पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा। तो क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल नहीं है, तो सेल्स के अंदर से जो लगातार पोटेशियम लॉस हो रहा था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया बताओ, इन्होंने क्या किया, पोटेशियम लॉस होने से बचा लिया। जो ये ड्रग है सोडियम चैनल ब्लॉकर, इन्होंने क्या किया, पोटेशियम लॉस होने से बचा लिया। इसीलिए किस कैटेगरी में आती है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, यानी कि पोटेशियम को बचाती है। समझ में आ रहा है। अब आपको जो मैं स्टार्टिंग डायूरेटिक्स से लेके चल रही थी, ठीक है, बार बार मैं बोल रही थी कि मैं बताऊंगी कि क्यों ऐसा होता है कि जो ड्रग पीसीटी, डीसीटी या लूप ऑफ हेनले में काम करती हैं उनकी वजह से तो पोटेशियम लॉस होता है, लेकिन जो ड्रग कलेक्टिंग डक्ट पे काम करती है उनकी वजह से पोटेशियम बचता है। क्यों बचता है वो शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं लॉस क्यों होता है वो अब मैं आपको बताऊंगी। तो अभी ये समझ लो कि क्योंकि सोडियम अंदर नहीं जा रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, न्यूट्रल है, तो पोटेशियम अंदर से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कैलेमिया, आपके ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। पोटेशियम आपके लेवल आपके ब्लड में बढ़ेगा, पोटेशियम बढ़ गया, ठीक है। तो ये आपके इफेक्ट हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ क्योंकि H पॉजिटिव आयन भी आपके नहीं आएंगे, क्योंकि क्लोराइड मैंने बताया आगे, जब नेगेटिव पोटेंशियल नहीं है तो H पॉजिटिव आयन की एंट्री भी कम रहेगी। और आप जानते हो H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, यूरिन को एसिडिफाई करते हैं, है ना। H पॉजिटिव आयन यूरिन में जितने आएंगे तो यूरिन क्या होगा, एसिडिक होता चला जाएगा। क्योंकि H पॉजिटिव आयन यूरिन में नहीं आ रहे हैं तो इसकी वजह से जो यूरिन होगी वो क्या होगी, एल्कलाइन होगी। ठीक हो गया, ये भी समझ में आ गया। तो ये इफेक्ट है जो आपको सोडियम चैनल ब्लॉकर्स को देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या क्या आ सकते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेकेंड में, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स समझ में आए। अच्छा, इसके अंदर कौन सी ड्रग आती है ये भी देख लीजिए। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स की कैटेगरी में 2 ड्रग आती है, एक है हमारे पास ट्राइएमटेरिन और दूसरी है आपकी अमाइलोराइड, याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों ड्रग,
ट्राइमडेरिन अमाइलोराइड, अमीलोराइड ज्यादा आपकी पोटेंसी शो करती है। तो ये दोनों ही ड्रग क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। कैसे काम करती है समझ में आ गया, क्या क्या करेंगी, इफेक्ट आपके सामने है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स के अंदर जो सेकेंड आपकी आती है ड्रग, वो कौन सी है देखो। चलिए यहाँ पे इन्हें देख लेते हैं। सेकेंड जो क्लास है वो क्या है आपकी, एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन एंटागनिस्ट। एल्डोस्टेरॉन एंटागनिस्ट क्या करेंगे, देखो ये दिख रहा था, एल्डोस्टेरॉन मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से बाइंड होता था और तब जाके क्या होता था, वो ऐसी प्रोटीन बनाता था जिनकी वजह से सोडियम चैनल और सोडियम पोटेशियम एटीपेज के जो आपके चैनल्स और ट्रांसपोर्टर हैं वो मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो रहे थे। यही तो पढ़ा था हमने, जिनकी वजह से सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो पा रहा था, है ना, पूरा प्रोसेस हो रहा था। तो अगर आप सोचिए, अगर आप इसके इस रिसेप्टर को ब्लॉक करा दें, तो अगर ऐसी ड्रग हो जो इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे तो उससे क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन इस रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगा और जो ये इफेक्ट आ रहा है वो आएगा ही नहीं। ना सोडियम चैनल आपके मेम्ब्रेन में इंसर्ट होंगे, ना सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप इंसर्ट होगा। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा, जो सोडियम का एब्जॉर्प्शन है, रीअब्जॉर्प्शन है, वो होगा ही नहीं। जब ये चैनल्स ही नहीं है आपकी ल्यूमिनल साइड में या फिर आपकी बेसोलेटरल साइड में, ये पंप ही नहीं है, तो कैसे ग्रेडियंट क्रिएट होगा और कैसे चैनल्स के थ्रू आपका सोडियम की अंदर एंट्री होगी, नहीं होगी ना। तो ये जो एल्डोस्टेरॉन एंटागनिस्ट है ये ऐसे ही काम करते हैं। ये क्या करते हैं, एल्डोस्टेरॉन के जो रिसेप्टर्स हैं उन पे बाइंड हो जाते हैं और क्या कर देते हैं, बाइंड करके उन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। तो एल्डोस्टेरॉन अब उन रिसेप्टर से बाइंड होगा नहीं, बाइंड नहीं होगा तो इफेक्ट आएगा नहीं। समझ में आ गया, ठीक। तो यहाँ पे जो आपकी ड्रग आती है वो आप देख लीजिए, इसमें इस कैटेगरी में जो ड्रग आती है उसका नाम है स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन क्या करेगी, इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगी, ये जो हमारा एल्डोस्टेरॉन है ये बाहर ही रह जाएगा, ये इस तरीके से बाइंड हो जाएगी और क्या होगा, जो ये इफेक्ट आया करता था वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगेन इफेक्ट क्या आएंगे, क्या क्या इफेक्ट होंगे, देखो सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो सेम यही होगा, नाइट्रोयूरेसिस, यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। सेकंड, क्योंकि सोडियम के साथ साथ वाटर उसे फॉलो करता है, क्योंकि सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा तो वाटर भी नहीं होगा, तो वाटर भी आपका क्या होगा, यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। तो डायूरेसिस आपको देखने को मिलेगी, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है भाई, एक और तो यहां से भी देख लो, जब आपका सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो क्या होगा, पोटेशियम का लॉस भी नहीं होगा, अभी बताया था मैंने। और यहाँ पे एक और देखो एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन की वजह से ही सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप इंसर्ट हुआ करते थे, जिनके थ्रू पोटेशियम ब्लड से सेल के अंदर आया करता था। क्योंकि पहले ब्लड से सेल में आता था तभी तो बाहर जाता था ल्यूमेन में। अब आपके क्या है, आपने एल्डोस्टेरॉन एंटागनिस्ट दे दिया तो ये पंप वर्क नहीं करेंगे, ये पंप यहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा, ब्लड से पोटेशियम सेल्स में नहीं आएगा और सेल से आपका ल्यूमेन में नहीं जाएगा। तो दो रीजन हो गए यहाँ पे, दो तरीके समझ में आ रहे हैं ना। पहला, क्योंकि अंदर यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल, ल्यूमेन में नेगेटिव पोटेंशियल नहीं रहा तो इसलिए पहली बात तो पोटेशियम आएगा नहीं। दूसरी बात, अगर आता भी तो कहाँ से आता, क्योंकि ये पंप जो है वो तो इंसर्ट हुए नहीं, तो ये पंप इंसर्ट नहीं हुए तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपका पोटेशियम की सेल में एंट्री नहीं हुई, यानी कि ब्लड में पोटेशियम का लेवल ज्यादा बना रहेगा। तो इसका मतलब सेम जैसे सोडियम चैनल ब्लॉकर ने हाइपरकैलेमिया कॉज किया था, पोटेशियम के लेवल को बढ़ाया था ब्लड में, ये भी वही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इनको बोला जाता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, क्योंकि ये पोटेशियम के लेवल को बढ़ाते हैं। समझ में आ गया। अब उस बात पे आते हैं, एक बार मैं चेक कर लूं कि कुछ आपका छूट ना रहा हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसकी वजह से जो मेन एडवर्स इफेक्ट है, जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होते हैं, इनकी वजह से प्रॉब्लम जो मेनली स्पाइरोनोलैक्टोन है, इसकी वजह से क्या होता है आपका, अगर फीमेल्स में बात करें तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकती है, ठीक है, और मेल में आपका गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है जो कि हार्मोनल प्रॉब्लम है, जो एल्डोस्टेरॉन एंटागनिस्ट को देने की वजह से हो सकती है, ठीक है। अब बात आते हैं उस सवाल का, आपको जवाब दिया जाएगा जो हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि जो अभी भी मैंने जिक्र किया था कि इनकी वजह से तो पोटेशियम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, पोटेशियम का लॉस क्यों नहीं हो रहा है, तो समझ में आ गया। अब बात ये आ रही है, मैं बार बार बोल रही थी कि अगर कोई ड्रग पीसीटी पे काम कर रही है, कोई लूप ऑफ हेनले पे काम कर रही है, कोई डीसीटी पे काम कर रही है, तो क्यों ऐसा हो रहा है कि इन ड्रग की वजह से पोटेशियम लॉस हो रहा है। कह रही थी मैं बार बार कि पोटेशियम लॉस होगा, अब समझिए क्यों होगा। देखो, अगर
डायूरेटिक पीसीटी पे काम करती है या किसी भी पार्ट पे, यहां से कलेक्टिंग डक्ट को छोड़ के किसी भी पार्ट पे काम करती है, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से क्या होगा बताओ? सोडियम इस एरिया में ज्यादा पहुंचेगा कलेक्टिंग डक्ट के पास। सिंपल सी बात है। अगर पीसीडी पे मान लो ड्रग ने काम किया, तो वैसे तो पीसीडी में कोई ऐसी ड्रग है नहीं जो कि सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रोक सके, पहली बात ध्यान रखना, क्योंकि पीसीडी में काम करने वाली अभी तक कोई ऐसी ड्रग बनाई ही नहीं गई है। अगर बनाई होती तो वो सबसे अच्छी ड्रग मानी जाती, क्योंकि 65% सोडियम यहीं से रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अगर लूप ऑफ हेनले की बात करूं, वो भी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की, तो यहाँ पे 20 to 25% सोडियम रीअब्जॉर्ब हुआ करता था। अगर डीसीडी की बात करूं तो यहाँ पे 5 to 10% रीअब्जॉर्ब हुआ करता था। अब आपने मान लो कोई भी ड्रग बनाई, सपोज मैं लूप ऑफ हेनले का एग्जांपल ले लेती हूँ। लूप ऑफ हेनले पे काम करने वाले जो लूप डायूरेटिक्स हैं, वो क्या करते हैं, आपके यहाँ पे जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हुआ करता था उसे ब्लॉक कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, अब जो यहाँ से फिल्ट्रेट आगे की ओर बढ़ेगा, चलो डीसीडी में पहुंचेगा, डीसीडी में एब्जॉर्प्शन हुआ, लेकिन डीसीडी ऐसा थोड़ा है कि उसे पूरा को रीअब्जॉर्ब कर देगी, इतनी हैंडलिंग पावर तो नहीं है। यानी कि यहाँ से होते हुए जो फिल्ट्रेट यहाँ पे पहुंचेगा, जो कलेक्टिंग डक्ट पे पहुंचेगा, वो फिल्ट्रेट क्या होगा, सोडियम रिच होगा, क्योंकि आपने नेफ्रॉन की एक साइड को ब्लॉक कर दिया है बाय गिविंग लूप डायूरेटिक। आपने लूप ऑफ हेनले में जो 20 to 25 रीअब्जॉर्प्शन हुआ करता था परसेंट, उसे ब्लॉक कर दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस एरिया में सोडियम आपका क्या है, ज्यादा पहुंचेगा। इतना क्लियर हो गया? ये तो था लूप डायूरेटिक। सेम अगर मैं डीसीडी की बात करूं, अगर आपने डीसीडी पे काम करने वाली अगर थायजाइड डायूरेटिक दी थी, तो उसने भी क्या किया होगा, डीसीडी में सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रोक दिया था, पढ़ा था। तो अब भी आप सोचो, डीसीडी के बाद अगर फिल्ट्रेट यहां से आ रहा है, जब डीसीडी में रीअब्जॉर्प्शन हुआ नहीं, तो इसका मतलब जो आपका सोडियम है वो यहाँ पे ज्यादा पहुंचेगा। तो किसी भी केस में अगर आपका सोडियम रीअब्जॉर्प्शन आप रोकते हो, तो अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट में जो फिल्ट्रेट पहुंचेगा उसमें सोडियम ज्यादा होगा, ये समझ लो। ठीक है, अब देखो क्या होगा, आपको दिख रहा है कि जो हमारी प्रिंसिपल सेल है, कलेक्टिंग डक्ट में जो प्रिंसिपल सेल है, वो उसमें क्या है, आपके ल्यूमिनल साइड में सोडियम चैनल्स अवेलेबल है। तो सोडियम ठीक है, उन चैनल्स को यूज करके अंदर जाएगा, ठीक है, और बदले में क्या देगा बेटा, पोटेशियम देगा। ये तो रूल है भाई, अगर सोडियम अंदर जाएगा तो पोटेशियम बाहर आएगा ही आएगा, क्योंकि क्लोराइड्स ने अंदर बाहर क्या किया है, नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट किया हुआ है। तो अब आप खुद सोचिए ना, जब आपका सोडियम ज्यादा, आपने यहाँ जो फिल्ट्रेट आया था उसमें सोडियम ज्यादा था, तो ज्यादा से ज्यादा सोडियम अंदर जाने की कोशिश करेगा, कलेक्टिंग डक्ट ट्राई करेगी ना, कलेक्टिंग डक्ट की प्रिंसिपल सेल ट्राई करेगी कि जो एब्जॉर्प्शन पहले नहीं हुआ है रीअब्जॉर्प्शन, उसे वो करे। तो मैं ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में सोडियम अंदर आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में पोटेशियम भी बाहर आएगा। और यही कारण है कि ये सारे डायूरेटिक्स, चाहे वो आपका लूप डायूरेटिक हो, चाहे थायजाइड डायूरेटिक्स हो, चाहे वो क्या करते हैं, आपके पोटेशियम लॉस करवाते हैं। क्यों करवाया, समझ में आया? क्योंकि उनकी वजह से सोडियम की अवेलेबिलिटी प्रिंसिपल सेल के पास के ल्यूमेन में आपकी बढ़ गई है, तो सोडियम ज्यादा से ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करेगा वाया प्रिंसिपल सेल, और प्रिंसिपल सेल बदले में पोटेशियम को बाहर भेजेंगी। क्यों भेजेंगी आपको पता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बाहर है, तो वो अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को। तो इसीलिए जो डायूरेटिक्स इस पार्ट से प्रॉक्सिमली वर्क करते हैं, यानी कि डीसीटी, पीसीटी या लूप ऑफ हेनले में काम करते हैं, उनकी वजह से होता है पोटेशियम लॉस। और जबकि जो डायूरेटिक कलेक्टिंग डक्ट पे काम करते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ता है, पोटेशियम स्पेयर होते हैं, बचते हैं बॉडी में। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट टाइप ऑफ डायूरेटिक आपका रह गया है, जो क्या है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तब तक रिवाइज कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।